मंजिल तेरी मिल जाएगी, पहला कदम बढ़ाना है, बिना लड़ाई हार मानना ये तो एक बहाना है। गिर कर उठना, उठ कर चलना, सच्चा वो दीवाना है। आकर कोई मदद करेगा, व्यर्थ की आस लगाना है। उम्मीदों का अंत नहीं है, आशाओं की जहाँ चाह है। ज्ञानी जोगी भोगी कहते जहाँ चाह है वहाँ राह है। जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ राह है वहाँ राह है। आप सुरेंद्र सिंह चंडीगढ़ से आए हुए हैं यहाँ पे। ये हमारे मित्र विजय, उनकी धर्म पत्नी सोनाक्षी, आपसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं। सुरेंद्र सिंह जी, हमारे ससुर जी के पास 140 बीघा जमीन है, जो उनके गुजर जाने के बाद अभी खाली पड़ी है। और हमारे जो साड़ू साहब हैं वो भी भोपाल में प्रोफेसर हैं, तो उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है ज़मीन में। लेकिन मेरे को बहुत लगाव है खेती से, ज़मीन से। तो हम लोग ये चाहते हैं कि उस ज़मीन को कैसे उपयोग में लाएं, उस ज़मीन का कैसे उपयोग करें जो खाली पड़ी है इतने सालों से। इसी बारे में आपसे कुछ मशवरा करना था। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज़मीन से लगाव है। कोई बात नहीं, आप जो भी मशवरा चाहिए हम जरूर देंगे, आपको जरूर मिलेगा। आप चंडीगढ़ में कहाँ से रहने वाले हैं, और ये कासगंज ऐसे वीरान उसमें कैसे आकर रहने का आपने मन बनाया? है तो चंडीगढ़ के हैं जी, यहाँ तो बस अनजन खींच लाया है। आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 बच्चे हैं, वाइफ है, 2 छोटे भाई हैं जो जहाँ देख रेख करते हैं। आपके परिवार में पहले क्या काम होता था? पहले बुजुर्ग तो खेती करते थे, खेती बाड़ी करते हैं शुरू से। जी। अब मेरा काम वहाँ प्रॉपर्टी का है चंडीगढ़ में, और प्रॉपर्टी के साथ साथ सोचा थोड़ी बहुत जमीन हो, एक आउटिंग हो जाती है। तो इतना बीहड़ इलाका है ये तो बहुत, हम लोग भी आए तो रास्ता काफ़ी अंदर होता हुआ आया। तो कैसे यहाँ आपने खोज ली ज़मीन, और इतना आके बसने की कैसे आपने यहाँ सोची? 2009 में 3-4 महीने की मेहनत के बाद, बस मैंने पहले ही आपको बोला कि दाना पानी खींच लाता है आदमी, तो जहाँ अच्छा लगा। अब तो फिर बहुत सुधार हो गया, पहले तो पूरा जंगल था जी, कीकड़ विकड़ बड़ी खड़ी थी, बहुत ज्यादा खड़ी थी, और रास्ता भी ऐसा ही था। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए सारा सामान वगैरह कहाँ से लाते हैं, कैसे? पहले तो जब आए हैं तो वहाँ पंजाब से लेके आए थे, ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह सब कुछ है जी। लेकिन अब तो लोकल मिल जाता है यहाँ। तो आज के समय में अगर बात करी जाए तो आपके पास यहाँ कितनी ज़मीन होगी? अभी होगी लगभग 300 बीघे के करीब। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ मछली पालन देखना आपका। चाहेंगे कि किस तरह से आप मैं फिर चाय पानी की व्यवस्था कर लेती हूँ। अगर आज डीडी साहब आए हुए हैं, इनको ले लेते हैं साथ में। डिप्टी डायरेक्टर पुनीत हूँ, आपका नाम? मेरा नाम विजय है और ये मेरी पत्नी सोनाक्षी हैं जी। हम लोग सुरेंद्र जी के पास आए थे, उनका मत्स्य पालन का जो चल रहा है पूरा उसकी जानकारी लेने।
अच्छा हुआ आप भी आ गए, तो साथ में चल के थोड़ा आपसे भी जानकारी ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही झील पे आया था तो मैंने कहा चलो सोनू भाई से मिल चलते हैं। आप आ गए, आइए जानकारी देते हैं। चलिए आइए और जानकारी आइए। ये पंगेसिस दोनों का हो गया ना, निकल गया ना ये तो दोनों का। और उसमें अभी कौन सा डाला हुआ है इसमें? उसमें तो नर्सरी है, वो तो तैयार की है। अच्छा, नर्सरी का बच्चा आ जाएगा शाम तक। अब उसमें क्या प्लानिंग कर रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो? उसकी तैयारी कर रही है। अच्छा, और ये मछलियों की मार्केटिंग कैसे करते हैं आप लोग? मार्केटिंग की हमें कोई आज तक प्रॉब्लम तो आई नहीं है, तो हमारा तो जहाँ एडवांस में आ जाते हैं लोग, जहाँ ताल पे ही सेल हो जाती है। मैंने आज तक बाहर नहीं भेजी मछली। ये लेकिन इनका जो पंगेशियस मछली का मेन जो काम अभी शुरू किया था इन्होंने पिछले 1 साल में, तो ये मछली पहले आंध्र प्रदेश से आती थी। जी बताया। तो वो काफ़ी प्रिजर्व करके रखनी पड़ती थी और वो फ्रेश नहीं मिलती थी यहाँ के लोगों को। जब से उन लोगों को पता लगा है कि यहाँ जो है फ्रेश फिश जो है वो अवेलेबल हो रही है, ये मिलने लगी है यहाँ पे फ्रेश मछली, तो तब से ये यहाँ पर मार्केटिंग की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि लोग यहीं से लेने आने लगे रिटेलर्स। और जैसे किसी को नए सिरे से शुरू करना हो तो उसको किस तरह से शुरू करना चाहिए ये मछली पालन का? मछली पालन का तो पहले तो ताल ही बनाने हैं। पहले पानी का लेवल देखो भी पानी कितना है, कितने फीट पे है, और पानी का पीएच चेक करवा के कितना उसमें मिट्टी पानी की जांच करानी जरूरी होती है कि मिट्टी पानी की अपनी की जांच करा लें कि वो मिट्टी और वहाँ का पानी मछली पालन योग्य है या नहीं है। तो वो लैब में जो मछली पालन की लैब है हमारी, वो मंडल लेवल पर है, हमारे आगरा मंडल में लैब है, तो यहाँ के सारे सैंपल्स हम वहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो वो हम ये बता देते हैं कि ये इसमें पानी रुकेगा और ये मिट्टी आपकी मछली पालन योग्य है, इसमें आप ताल खुदवा सकते हैं आप तालाब। तो उसमें मछलियाँ लाई जाती हैं या अंडे लाए जाते हैं, क्या लाया जाता है उसमें? उसमें सबसे पहले ये है कि आपका कल्चर कर रहे हैं, अगर आप कल्चर पे जा रहे हैं तो जैसे तालाब की तैयारी होगी, मिट्टी पानी की जांच होगी, तालाब आपने खुदवा लिया तो लगभग आपका उस पर 6 फीट का हाइट होता है, 4 फीट पानी भरते हैं, 2 फीट उसको छोड़ देते हैं। तो उसमें हम लोग मछली के बच्चे ला के डालते हैं, और वो भी साइज के हिसाब से कि मान लो अगर हमें कल्चर करना है तो हम बड़े बच्चे उसमें डालते हैं। अभी पहले तो छोटे डाले जाते थे, स्पॉन डाले जाते थे। अगर आपको सिर्फ सीधे कल्चर पे जाना, 8 महीने में क्रॉप लेनी है, 9 महीने में क्रॉप लेनी है, तो हम लोग बड़े बच्चे डालते हैं जो कि 4 से 6 इंच के होते हैं। तो सरकार इसमें कैसे मदद करती है? अगर कोई मछली पालन शुरू करना चाहे तो किस लेवल पे शुरुआत में मदद मिलती है उसे? सरकार की कैसे अप्रोच किया जाता है? जनरली हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे अपने ऑफिसर्स बने हुए हैं, और उसके बाद हर तहसील पर हमारे अपने इंस्पेक्टर्स होते हैं, जिनको फिशरीज इंस्पेक्टर्स बोलते हैं, और फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी होते हैं। तो वो खुद भी अप्रोच करते हैं जाके कि कहाँ कहाँ पर मछली पालन की संभावनाएं हैं। तो हम जैसे फार्मर को आइडेंटिफाई किया, वो फर्स्ट टाइम जैसे कराना है किसी को, तो उनका देखते हैं कि यहाँ पर ये संभावना है मछली पालन की और यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं, ये लैंड मार्शी है या पानी भरा रहता है और पानी की यहाँ पे उपलब्धता है। और जांच कराने के बाद जैसे ही पता लगता है कि ये ठीक है, यहाँ कर सकते हैं, तो उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं फार्मर्स को। 4 या 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद जो सरकार से अनुदान अनुमन्य है, जैसे अभी हमारे यहाँ ब्लू रेवोल्यूशन की योजना चल रही है, नीली क्रांति, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उसमें फंडिंग है और स्टेट गवर्नमेंट से फंडिंग होती है। तो फिर उसमें जिस योजना में वो सही फिट बैठता है उस हिसाब से उसको फिर अनुदान दिया जाता है। तो कितना स्क्वायर फीट का होता है एक तालाब? कितनी गहराई रखते हैं? किस नाप से पानी रखते हैं? फार्मर को बताने की कोशिश करते हैं कि आप जितना भी एरिया है आपके, थोड़ा सा भी है, तो आप उसमें नर्सरी करके या रेयरिंग करके कुछ ना कुछ आय इससे ले सकते हो। जैसा कि सरकार भी चाह रही है कि आप कल्चर, अपना एग्रीकल्चर तो करिए ही करिए, कृषि कार्य करिए, पशुधन भी है, पशु का भी काम करते हैं लोग, पशु का भी रखते हैं। तो उसके साथ साथ हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वो फार्मर हमारी फिश का भी कल्चर करे, ताकि उसको एक्स्ट्रा आय जनरेट हो, जिसको हम कृषि विविधीकरण बोलते हैं। तो उसमें जब वो आय, तो वो समझ जाता है कि हाँ ये आय है, क्योंकि आय इसमें लगभग 1.5 से 2 गुना ज़्यादा है एग्रीकल्चर से भी और पशुधन से भी। तो एरिया जनरली मिनिमम कम से कम 0.2 हेक्टेयर उसके पास रहे तो वो कॉमर्शियली थोड़ा सा वाइबल हो जाता है। और अगर वो थोड़ा सा लगता है कि किसान समृद्ध हैं, कि काम पैसा लगा सकते हैं थोड़ा सा, तो हम उनको RAS यूनिट भी देते हैं, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। तो अभी यहाँ पर ये चीज़ इंट्रोड्यूस अभी इस फार्म पे नहीं हुई है, क्योंकि अभी ये लगभग 1.5 से 2 साल ही पुराना फार्म है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो अभी धीरे धीरे इसमें आ रहे हैं कॉन्सेप्ट में। अभी आपने देखा भी होगा कि इनके यहाँ HDB और सब लगा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे हब बना रहे हैं, तो फार्मर को हर चीज़ यहाँ से मिलने लगे। तो वो हमारा कॉन्सेप्ट है कि फार्मर, इस एरिया का फार्मर, कम से कम इस डिस्ट्रिक्ट का फार्मर, यहाँ से सीड है या फीड की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ से इनके यहाँ से पूरी उसको करा देते हैं। सरकार भी कोई मार्केटिंग के लिए योजना चलाती है या
ये फार्मर के ही ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने आप मार्केटिंग करें? सरकार के मार्केटिंग के लिए हम लोग मार्केट बनवाते हैं, छोटी छोटी हाट हैं हम लोगों ने बनवाई हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हाट हमारी बनी हुई हैं और मंडियां हैं। तो जो जिसको हम लोग मछली मंडी भी बोलते हैं, तो फिश मार्केट के लिए एनएफडीबी से भी अनुदान मिलता है, बड़ा मार्केट भी हम लोग बनवाते हैं, तो सरकार से उसके लिए अनुदान है और वो बनवाए जाते हैं। और हम लोग कोशिशें करते हैं कि जो यहाँ का जो मार्केट है, इसको जो मछली इन्होंने पैदा की है उसका सही प्राइस इनको मिले, तो उसके लिए हम इनको जागरूक करते रहते हैं कि आप अपनी मछली को सीधे मार्केट में ले जाइए या सीधे बिडिंग करिए। कोशिश ये रहती है कि वो फार्मर तालाब से ही रिटेलर्स को देने लगे, तो उसके जो बीच के बिचौलिए हैं वो कम हो जाते हैं, तो उसको सही रेट उसका मिल जाता है। तो कोशिश हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, एफडीओज हैं, ये लगातार जो है फार्मर्स को अवेयर करते रहते हैं। तो लगभग कितना अनुदान मिलता है किसी किसान को ये मत्स्य पालन शुरू करने के लिए? हम 1 हेक्टेयर का अगर मानक लें तो नीली क्रांति योजना के अंदर अगर अपना नया तालाब हम बना रहे हैं तो तालाब बनाने के लिए 7 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जिसमें लगभग 40% का अनुदान है। और उस 40% में 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है और 40% का शेयर जो राज्य सरकार का है, तो लगभग 40% हो गया। ये तो हो गया जनरल कास्ट के लिए। और बाकी का 60% अनुदान है हमारा महिलाओं के लिए। इसमें हमने वो रखा है कि 60% महिलाओं के लिए, और जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनके लिए भी 60% का इसमें अनुदान रखा गया है। तो ये मानक के अनुसार है। फिर इसमें 1.5 लाख रुपए का निवेश में भी दिया गया इनपुट है, जैसे मछली का बच्चा लाना है, चारा है, मेडिसिन वगैरह है, तो 1.5 लाख उसका है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 1 हेक्टेयर पर लगभग 8.5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है नए पॉन्ड को कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो अभी सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? अभी जो हम लोगों का मेन चल रही है, एक अम्ब्रेला में है, मतलब मेन अम्ब्रेला है नीली क्रांति, और उस नीली क्रांति के अंतर्गत हमारी लगभग 42 उपयोजनाएं हैं जो चल रही हैं, परियोजनाएं जिनको आप कह सकते हैं, और जो इस डिस्ट्रिक्ट में संचालित हैं, इस कासगंज में और जो मेरे अलीगढ़ मंडल में, क्योंकि मैं 2 मंडल देख रहा हूँ, अलीगढ़ और आगरा मंडल, तो उसमें हमारे जो मंडलों में जो योजनाएं अभी चल रही हैं नीली क्रांति के अंतर्गत, वो है तालाब सुधार, और उस तालाब सुधार पर फिर निवेश इनपुट का है, और नए तालाबों का निर्माण, और नए तालाबों के निर्माण पर फिर इनपुट की भी योजना है, यानी कि उनको इनपुट देना है। उसके अलावा हैचरी है, इंडियन मेजर कार्प्स की हैचरी का प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी हमारे यहाँ चल रही है योजना। उसके अलावा रेयरिंग यूनिट्स की योजनाएं हैं, जिस पर लगभग 6 लाख रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग जो है उसको कंस्ट्रक्शन पर कॉस्ट है, और उस पर इनपुट का भी है। रेयरिंग मीन्स के 1 हेक्टेयर में लगभग 0.2-0.25 के 4 तालाब बनाने हैं, छोटे बच्चे को लाके उसमें ग्रो अप करना है। क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट ये है कि बड़ी मछली अगर जाती है तो लगभग 4 से 5 रुपए का उसका कॉस्ट आता है, तो फार्मर वहां से आय ले लेता है मछली का बच्चा बेच के, क्योंकि उसकी फिर प्रोडक्शन का कल्चर का जो डीओसी है, डे ऑफ कल्चर है, वो कम हो जाता है अगर हम बड़ा बच्चा डाल रहे हैं। तो एक रियरिंग की योजना चल रही है हमारे यहाँ। इसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग देते हैं फार्मर्स को, तो वो भी इसी परियोजना के अंतर्गत गवर्न होता है। फिश फार्मर्स ट्रेनिंग लगभग 5 दिन का प्रोग्राम है, उसमें फार्मर्स को आने जाने का हम लोग अनुदान देते हैं, फार्मर्स को पर डे का जो स्टाइपेंड है वो देते हैं, और जो लिटरेचर है वो दिया जाता है। फार्मर को 5 दिन का 4 दिन का लेक्चर का ट्रेनिंग है, जिसमें एक्सपर्ट्स आके ट्रेनिंग देते हैं, और हम उस फार्मर को फिर डेमो भी यूनिट कराते हैं, मतलब फार्मर किसी अच्छे फार्म पे ले जाते हैं, वहाँ उसको ले जाके उसको कराते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो सोलर यूनिट का भी योजना है, वो नीली क्रांति के अंतर्गत ही है, वो 15 लाख का है, उसमें भी 40% का अनुदान है कि सोलर यूनिट लगाने के लिए, ताकि सोलर पंप जिसको बोलते हैं वो लगाने के लिए है। इसके अलावा जो राज्य सरकार चला रही है योजना हमारी, वो है जल प्लावित की योजना, वाटर लॉक्ड। तो बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं हमारी कि जहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो उनको विकसित करने के लिए लगभग 1 लाख रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से हम अनुदान देते हैं फार्मर को, ताकि वो उसका बंधा बना ले और उसमें फिश फार्मिंग करे, क्योंकि वो जमीन कहीं यूज नहीं हो रही है। इसके अलावा मोबाइल फिश पार्लर की योजना है, जो राज्य सेक्टर से भी चल रही है और वो नीली क्रांति में भी गवर्न हो रही है, जिसमें मछली के बने हुए प्रोडक्ट्स, मछली को जो ताजी मछली है उसको हम लोग मोबाइल वैन पर रखते हैं, उसको वहीं काट के उसके नए नए प्रोडक्ट्स बना के और उसको जो खाने वाले लोग हैं उन तक पहुंचाते हैं। उसको आप कह सकते हो कि मछली जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके द्वार पर है। तो दैट इज वाई इट इज जो है मोबाइल फिश पार्लर उसको बोलते हैं, जिसमें अनुदान अनुमान है लगभग 5 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसमें 30% लगभग अनुदान है राज्य सरकार का, और अगर आप इससे लेते हैं तो लगभग 40% नीली क्रांति से उसमें अनुदान है। तो अगर किसी किसान को या किसी भी व्यक्ति को ये मत्स्य पालन शुरू करना है, तो वो सबसे पहले कहाँ अप्रोच करेगा?
देखिए, हम लोग लगातार प्रकाशन भी कराते रहते हैं, मीडिया के थ्रू भी ये बातें सब जगह तक जाती हैं कि फिश फार्मिंग क्यों करें, कैसे करें, ये आती रहती हैं। हमारी जो फील्ड लेवल की मशीनरी है वो ब्लॉक लेवल पर भी हर मीटिंगों में, जो वहाँ पर क्षेत्र पंचायत की बैठक होती है, वहाँ जाते हैं और अपनी योजनाओं के बारे में वहाँ भी हमारे लीफलेट्स और हमारी योजनाओं के जो दस्तावेज हैं वहाँ रहते हैं, तो वहाँ से जानकारी मिल जाती है और हमारे फ़ोन नंबर्स वगैरह सब वहाँ अवेलेबल होते हैं। तो फार्मर को अगर फिश फार्मिंग की जानकारी लेनी है तो वो सीधे अपने ब्लॉक पर जाए या तहसील पे जाए, वहाँ से वो उसको बस सिर्फ इतना बताना है कि मुझे मछली पालन के बारे में जानकारी लेनी है। वो तत्काल प्रभाव से हमारा फ़ोन नंबर्स दे देंगे और वो इमीडिएटली हमको कॉल करेंगे, हम उनको अप्रोच करेंगे या वो हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। और ये 24 आवर सर्विस है। उसके अलावा भी मत्स्य पालन विभाग का टोल फ्री नंबर है उसकी वेबसाइट पर, आप कॉल करेंगे, इमीडिएटली वो टेकअप होगा और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का और तहसील लेवल का कर्मचारी है वो तुरंत अप्रोच करेगा उसको। सर, आपने बात करी तालाब के रखरखाव की, तो इसको सफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर है, किस तरह से साफ किया जाता है, पानी बदला जाता है? जी, सपोज करिए कि मछली पालन हम लोग कर रहे हैं, लगभग 1 साल से मछली पालन कर लिया उसमें, तो हर साल उसकी तैयारी की जाती है। जैसे कि हाई टाइम है, समय चल रहा है लगभग फरवरी मार्च के महीने में, जो ऑफ सीजन होता है फरवरी मार्च अप्रैल का, तो उस समय तालाब की तैयारी की जाती है। तो तालाब का पानी निकालना है, उसको सुखाना है, सूखने के बाद में जो ऊपर की काली परत है उसको थोड़ा देर सूखने देते हैं तो वो चटक जाती है। तो वो चटक जाती है तो उससे क्या होता है कि नीचे की जो गैस है, गंदी गैसेज हैं, H2S वगैरह हैं और गैसेज हैं, वो बाहर निकल जाती हैं। जब वो मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तो लगभग 1.5 से 2 फीट मिट्टी उसको स्क्रैप करके बाहर निकाल दी जाती है आपके ट्रैक्टर के द्वारा, और उसको प्लोइंग के द्वारा उसको बाहर निकाल के बंधों पे जमा कर देते हैं। अच्छा। उसको कहीं बाहर ले जाने का जरूरत नहीं है जी। लेकिन अगर वो रहेगा तो उसमें अमोनिया बनेगा, वो सड़ेगा उसमें, तो इसलिए उसको स्क्रैप को हम बाहर निकाल देते हैं और फिर उसको थोड़ा 1-2 दिन और सूखने देते हैं। उसके बाद उसमें जस्ट प्लोइंग करना है, एक बार प्लो ऐसे कर दीजिए और एक बार प्लो ऐसे करिए, प्लस बना दीजिए खेत के अंदर। तो उसमें क्या होगा, जो गैसेस हैं, जो भी हमारे अंदर और भी बहुत सारा जो मटेरियल रहेगा, वो काफ़ी हद तक मतलब मिट्टी सूख जाएगी, बिल्कुल गैस बाहर निकल जाएगी। उसके बाद में उसमें फिर चूना डाल दिया जाता है और उसको 2-4 दिन के लिए और छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद उसमें पानी की फिलिंग की जाती है और फिर कुछ अलग ट्रीटमेंट, चूना या pH फिक्सर वगैरह उसमें डाल के उसको हम मेंटेन करते हैं ताकि प्लैंकटन ग्रोथ हो। जब प्लैंकटन ग्रोथ उसमें अच्छी से हो जाती है 15-10 दिन में, फिर हम उसमें मछली की स्टॉकिंग करते हैं। तो इनका आहार कहाँ तैयार होता है? यहीं करते हैं तैयार या मार्केट से लाते हैं या कहीं बाहर से हम इसको लाकर डालते हैं? जनरली हम लोग जो अभी कहते हैं कि भाई आप फार्मिंग में ये आपकी खल है, सरसों की खल दे रहे होंगे और आपका ये चावल का कन्ना, ये मिला के देते हैं और कुछ मिनरल मिक्सचर देते हैं। लेकिन उसकी ग्रोथ को और एनहांस करने के लिए, हमको और प्रोटीन देने के लिए अलग से, यानी कि जो 1 साल में ग्रोथ आएगा उस ग्रोथ को 11 महीने में या 10 महीने में लाने के लिए हमको आर्टिफिशियल फीड देना ही पड़ता है। तो वो हम लोग फ्लोटिंग फीड है या कुछ फ्लोटिंग फीड भी देते हैं, सिंकिंग फीड भी अभी दे रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं सुरेंद्र भाई कि अपना फीड खुद बना लें ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जा सके। अच्छा, और कोई मछलियों में किसी तरह की बीमारी या कुछ परेशानी भी कभी आती है बीच में ऐसी? मेन यही है कि अगर हमारा जो मछली का घर है वो पानी है, अगर हमने पानी की क्वालिटी को ठीक किया हुआ है और अपनी सॉइल की क्वालिटी हमारी ठीक है, सॉइल की क्वालिटी ठीक है तो पानी क्वालिटी ठीक रहेगी। और पानी के जो पैरामीटर्स हैं अगर आपने वो मैनेज किए हुए हैं तो वो मछली में बीमारियां होने के चांस कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। सर, एक बात और मैं जानना चाहूंगी कि जब हम नए सिरे से मछली पालन शुरू करना चाहते हैं तो कौन से महीने, कौन सा मौसम उपयुक्त होता है इनके लिए? आप पूरे कैलेंडर वर्ष को देखिए, जनवरी से लेकर दिसंबर, ठीक है। पहले ये ट्रेंड दूसरा था कि भाई मार्च अप्रैल मई में तैयारी करेंगे, जुलाई में सीड मिलेगा, अगस्त में स्टॉकिंग करेंगे। अब ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड, क्योंकि मार्केट की डिमांड जाड़ों में फिश की ज्यादा रहती है और रेट भी अच्छा मिलता है। तो हमें मछली का कल्चर उस समय से शुरू करना पड़ेगा कि जब हमारी मछली नवंबर में तैयार हो जाए या दिसंबर में हमको मछली मिलने लगे, जनवरी में मछली हमको मिलने लगे। तो हम लोग स्टॉकिंग का टाइम हमारा क्या होना चाहिए, ये जो चल रहा है फरवरी। इसके और क्या क्या उपयोग है? अगर हम मछली पालन करते हैं तो हम इसको और कहाँ सप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी जो प्रोसेसिंग, जैसे आपने बात किया तो मार्केटिंग का किया कि मछली हमने पाल लिया और मछली बेच दिया, ये एक बिजनेस हो गया। अब इसी में बिजनेस है इसमें। जैसे आपने छोटी मछली लाया, छोटी मछली लाके आपने उसको रेयर किया और उसको बड़ा करके बेचा, तो आपने लाया 10 पैसे का बीज, 10 पैसे का IMC का बीज 10 पैसे का मिलता है, 100 रुपये 1000 है जो हमारा यहाँ पर रेट है। आपने 10 पैसे का बीज डाला और 30 दिन बाद ही या 40 दिन बाद वो लगभग 4 से 6 इंच हो जाता है और उसका रेट लगभग 2.5 से 3 रुपया हो जाता है। तो ये सीधा मार्जिन 10 पैसे से वो 2.5 रुपया हुआ।
जो अगर उसकी कॉस्ट निकाल दें, खाने पीने का कॉस्ट निकालें, तो लगभग 1 रुपए का फायदा एक बीज में हो जाता है। अभी आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ ले, मुझे कहीं जाना है थोड़ा। नहीं सर, आपने बहुत अच्छी इतनी सारी जानकारी दी, अपने कीमती समय निकाल कर हमें बताया, तो हमारे लिए इतना बहुत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। ठीक है। सुरेंद्र जी, हमें पता चला था कि आपका पहले एक तालाब था, एक तालाब से आपने बिजनेस शुरू किया और अब तो हम देख रहे हैं कि काफी सारे तालाब बने हुए हैं। तो इतने सारे तालाबों की देखरेख आप अकेले करते हैं? नहीं, मैं तो कभी आ जाता हूँ, चंडीगढ़ भी देखता हूँ, वहाँ भी मेरा बिजनेस है। छोटे भाई हैं, इनको बुलाता हूँ मैं, वो आ ही रहे हैं। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। ये मेरे ब्रदर इन लॉ है, ये छोटा भाई है। अच्छा। ये दोनों जहाँ होते हैं ज्यादातर, वो भी बीच बीच में कभी कभी आते रहते हैं। अच्छा। सभी मिलजुल के काम की पूरी टीम बनी हुई है। हाँ, टीम बनी हुई है। वो 10-10 दिन का गैप डाल के, फिर 10 दिन एक रह गया, 10 दिन दूसरा आ गया, 10 दिन तीसरा आ गया, ऐसे। तो कितने तालाब है कुल आपके? कितने तालाब? जहाँ जो 55 बीघे में है, मुझे 4 तालाब बनाए हैं, 2 नर्सरी बनाई है, 3 तालाब उधर बनाए हैं, दूसरे जो 5 एकड़ के, और 6 नर्सरी उधर बनाई है। तो सबसे पहले आपने कम से कम कितनी लागत से शुरू किया था जब ये बिजनेस शुरू किया था? तब 1 लाख रुपए का बच्चा डाला था जी। 2.5 से 3 इंच का बच्चा, थोड़ा ज्यादा डाला था। भी देखते हैं, पहली बार था काम, अच्छी ग्रोथ आई। फिर उसको 2 तालों में शिफ्ट करना पड़ा, जो ग्रोथ बढ़ गई। 1 ताल में इतना बच्चा नहीं रख पाते, इसीलिए फिर दूसरा बनाना पड़ा, फिर तीसरा बनाना पड़ा, क्योंकि बच्चा ज्यादा था जी। उसी से फिर आगे बढ़ाना पड़ा। और कितने सालों से आप यहाँ ये सब काम कर रहे हैं? कितने साल तो काफी हो गए, 7-8 साल हो गए, लेकिन ताल का जो है ये तीसरा साल लग गया। ये 2 साल पूरे हुए कंप्लीट। अच्छा, 2 सालों में इतना काम कर लिया। हाँ, बिल्कुल। बढ़िया। अच्छा, आपके पास कौन कौन सी ब्रीड है यहाँ पर? जहाँ पर तो इंडियन मेजर कॉप है, रोहू है, कतला है, चाइना है, सिल्वर है, जो आपको अभी आपने देखी जी। जो पंगेसियस है वो उधर ताल में डाली हुई है। चलिए, थोड़ा हमको भी पंगेसियन दिखा दीजिए। हाँ, चलो चलते हैं, पंगेसियस आपको दिखाते हैं। चलिए। अबे सर, थोड़े कस्टमर आ रखे हैं, हम उनको अटेंड कर ले, आप चलिए, हम आ रहे हैं सर। ठीक है सर। ठीक है। ये पंगेसियस है। अच्छा। अभी ये है 250-300 ग्राम की होगी। अच्छा। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, जिन्हें 6-7 महीने में पूरी हो जाएगी 1 किलो। तो ये बिना पानी के कितनी देर जिंदा रह पाती है? बिना पानी के वैसे तो आधा घंटा रह सकती है, 20-25 मिनट तो आराम से बिना पानी से रह जाती है। अच्छा। इसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत नहीं है, जो ऑक्सीजन ऊपर से ले लेती है। अच्छा अच्छा। तो इसकी यही खासियत है, ये इसको ज्यादा जरूरत ना होने के कारण ये ज्यादा पल जाती है। वैसे इसकी ग्रोथ जो है ज्यादा फास्ट है। अच्छा। वो 1.5 साल में तैयार होती है, जो 6 महीने 7 महीने में तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इसकी सेल है इतनी, या लोग खाना पसंद करते हैं? जैसे करी को तो इसको लोकल जो लैंग्वेज, जहाँ लोकल इसको करई बोलते हैं, आम जो लोग हैं ना, करई बोलते हैं। हाँ, इसका जो लोकल नेम है वो करई है। इसको जो जिंदा जो जाती है बाजार में, तो जिंदा इसकी डिमांड ज्यादा है। अच्छा। अगर इसको पानी गाड़ी में पानी रख के लेके जाना पड़ता है जब सेल आउट करते हैं, वो भी जिंदा ही निकाल के बेचते हैं। तो इसको खाने के लिए कुछ अलग से देते हैं या जैसे नॉर्मल मछलियाँ? नॉर्मल फीड है। ऐसे ना, जैसे अलग अलग कंपनियों की फीड आती है, आईवी की आती है, ग्लोबल की आती है, सीपी की आती है। हमने सभी की मंगवा के देखी है, ग्रोथ तीनों की एक जैसी है। अच्छा। अच्छा सुरेंद्र सिंह जी, आपके पास आके हमें अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया। ओके सर। और बहुत संतुष्टि है कि हमें एक नई चीज़ सीखने को मिली, और अब हम लोग भी विचार करेंगे आगे जो भी हमारी मत्स्य पालन की प्लानिंग है उस पर आगे बढ़ते हैं। आपने जो भी जानकारी दी वो सब हमारे काम आएगी, और आगे कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम आप लोगों से संपर्क करेंगे। बेझिझक का ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। उम्मीदों का अंत नहीं है, आशाओं की जहाँ चाह है, ज्ञानी जोगी भोगी कहते जहाँ चाह है वहाँ राह